मधु और करण गाड़ी तक आए तो मीरा गाड़ी में पीछे की तरफ सारे गिफ्ट्स रखने लगी। तभी आरती करण से बोली, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है बेटा। करण ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। आरती गाड़ी से कुछ दूर सड़क के किनारे एक पेड़ की ओर बढ़ने लगी। करण भी मधु की ओर देखते हुए उनके पीछे जाने लगा। मीरा ये देखकर गुस्से में बोली, ये तेरी सौतेली माँ अब ना जाने करण से क्या कहने वाली है, कहीं करण को तेरे खिलाफ ना भड़का दे। मीरा तू भी ना हमेशा माँ के बारे में गलत ही क्यों सोचती है, हो सकता है कि वो करण से कोई जरूरी बात कर रही हो, मधु गुस्से में बोली। मीरा ने भी उसे घूरा, घर पर और भी गिफ्ट्स हैं, मैं लेकर आती हूँ। वो आरती को घूरती हुई वहां से चली गई। आरती पेड़ के पास आकर करण से बोली, करण मैं मानती हूँ कि मैंने मधु को माँ का प्यार कभी नहीं दिया, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। पर मैं जब भी मधु को अपनाने की कोशिश करती हूँ मुझे उसमें उसकी माँ की छवि नजर आने लगती है और मुझे वो सब याद आने लगता है जो मधु की माँ की वजह से मेरे साथ हुआ। पर मैं इस सच से भी कभी मुंह नहीं फेर सकती कि मधु जैसी बेटी किस्मत से नसीब होती है। मैं भगवान से हर रोज बस यही दुआ करती हूँ कि अगले हर जन्म में मधु मेरी कोख से जन्म ले ताकि मैं उसे बहुत प्यार दे सकूं। आप मुझे ये सब क्यों बता रही है आंटी, तभी करण ने पूछा। तो आरती उसकी ओर देखकर बोली, बस इसलिए ताकि मधु हमेशा खुश रह सके। मैंने हमेशा उसे उस गलती की सजा दी है जो उसने कभी की ही नहीं, और मैं नहीं चाहती कि तुम या तुम्हारा परिवार भी मेरी घटिया सोच की सजा मधु को दे। मैं दिल से चाहती हूँ कि मधु को दुनिया की हर खुशी मिले और मैं जानती हूँ कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। नहीं आंटी, मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ कभी नहीं दे सकूंगा, इसलिए आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, करण आरती की ओर देखकर बोला। आरती उसे हैरानी से देखने लगी तो करण फिर से बोला, क्योंकि मधु के सिर्फ 3 ही सपने हैं। पहला अपने पापा को अपने पैरों पर खड़े होते देखना, दूसरा मेरा साथ उसे जिंदगी भर के लिए मिल जाए, और तीसरा उसे उसकी माँ का प्यार मिले, आपका प्यार मिले। उसकी एक खुशी उसके पापा पूरी कर देंगे, दूसरी मैं कर दूंगा, पर उसकी तीसरी खुशी तो सिर्फ आप उसे दे सकती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि मैं मधु को दुनिया भर की खुशियां दे सकता हूँ। करण की बातें सुनकर आरती सोच में पड़ गई तो करण उनके पास आकर बोला, आंटी जब आप ये जानती है कि जो कुछ आपके साथ हुआ उसमें मधु का कोई दोष नहीं है तो आपने सजा मधु को क्यों दी? आपको नहीं लगता कि एक बिन माँ की बच्ची को सबसे ज्यादा आपके प्यार की जरूरत थी? पर आपको उस मासूम बच्ची का चेहरा नहीं बल्कि उसमें उसकी माँ का चेहरा नजर आया। मधु की माँ तो उसे जन्म देते ही मर गई थी ना, मधु ने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं, उसके लिए तो आप ही उसकी माँ हो। जिस औरत का मधु ने कभी दूध तक नहीं पिया, आपने मधु को उसकी बेटी समझकर सजा तो दे दी, पर आप ये भूल गई कि जन्म देने वाली औरत कभी माँ नहीं होती, माँ तो वही होती है जो एक बच्चे को पालती है। तो किस रिश्ते से मधु उस औरत की बेटी हुई जिससे आप नफरत करती है? आपने कभी सोचा है आंटी कि अगर मधु ने किसी दिन आपसे ये कह दिया कि आप उसकी सौतेली माँ हो तो आपको कैसा लगेगा? कहीं अगर मधु आपके बनाए खाने को ये कहकर खाने से इनकार कर दे कि ये उसकी सौतेली माँ के हाथों से बनाया हुआ है, कहीं अगर अपनी जन्म देने वाली माँ को लेकर उसे दिए तानों का उसने आपको पलटकर जवाब दे दिया होता तो आप पर क्या बीतती? आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। करण गाड़ी के पास खड़ी मधु की ओर देखकर फिर से बोला, वहां देखिए आंटी, मधु कितनी उम्मीदों के साथ आपको देख रही है। ये सोचकर कि शायद अब आप उसे जाते देखकर उससे ये कह दे कि वो आपकी बेटी है और आप उसकी माँ हो। आरती ने नजरें उठाकर मधु की ओर देखा तो मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी करण फिर से बोला, किसी दिन अगर मधु ने गुस्से में ये कह दिया कि आप उसकी माँ नहीं हो तो आपके दिल के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि आप उसे जिंदगी भर नहीं समेट पाएगी। जानती है क्यों? क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करती हो। आरती ने तुरंत उसकी ओर देखा तो करण फिर से बोला, एक बार मेरी कही बातों के बारे में जरूर सोचिएगा आंटी, क्या पता मधु की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाए। आरती अपनी नजरें झुकाकर सोच में पड़ गई, पर करण वहां से जाने लगा। पर 2 कदम चलकर वो रुक गया और वो पलटकर आरती से बोला, आप मधु की फिक्र मत करिए आंटी, मेरे जीते जी मधु के अतीत का कोई भी बुरा साया उसकी खुशियों पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं मधु की एक मुस्कुराहट के लिए अपनी सारी दौलत लुटा सकता हूँ, इसलिए आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। इतना कहकर वो फिर से जाने लगा। पर तभी आरती बोली, तुम मुझे माँ कह सकते हो करण। ये सुनकर करण के कदम फिर से रुक गए
और उसने पलटकर मुस्कुराते हुए आरती को देखा और बोला, मैं आपको माँ जरूर कहूंगा आंटी, पर उस दिन, जिस दिन आप मेरी मधु को अपनी बेटी कहकर अपने सीने से लगा लेगी, उस दिन मैं आपको माँ जरूर कहूंगा। करण इतना कहकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा, पर आरती वही खड़ी रोती रही। करण के आते ही मीरा बोली, करण तुम आंटी की बातों में मत आना। अगर उन्होंने मधु के खिलाफ कुछ कहा है तो वो झूठ बोल रही है। आरती से मधु की खुशी कभी देखी नहीं जाएगी, क्योंकि वो इसकी सौतेली माँ जो है। मधु गुस्से में उससे कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी करण बोला, शट अप मीरा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, समझी तुम। मीरा आगे कुछ नहीं बोली, पर करण मधु से बोला, गाड़ी में बैठो मधु, हमें देर हो रही है। मधु ने अपना सिर हिलाया और मीरा को घूरते हुए बोली, हर जगह अपना मुंह खोलना जरूरी होता है ना तुझे, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। ऐसी ही हूं मैं और हमेशा ऐसी ही रहूंगी, मीरा भी पलटकर बोली, पर करण को देखकर चुप हो गई। मधु ने अपना सिर हिलाया और उसे गले लगाकर बोली, अपना ख्याल रखना। तभी आरती भी वहां आ गई। मधु उनके भी गले लगकर बोली, आप भी अपना और पापा का ख्याल रखिएगा माँ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी करण ने मधु की बांह पकड़ी और उसे गाड़ी में बैठाते हुए बोला, बैठो मधु। मधु ने फिर से आरती की ओर देखा और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। करण भी आकर गाड़ी में बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उनके जाते ही मीरा मन ही मन बोली, आई एम सॉरी मधु, जो मैं तुझे ऋषभ का सच नहीं बता पाई। तुझसे तेरी मुस्कुराहट नहीं छीनी गई मुझसे। अब मैंने सब कुछ तेरे महादेव पर छोड़ दिया है। अगर उन्होंने सब कुछ जानते हुए ही करण और तेरी शादी करवाई है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। अब महादेव को ही तुझे हिम्मत देनी होगी ताकि तू खुराना मेंशन में उस राक्षस का सामना कर सके। पर मेरा दिल कहता है कि महादेव को तेरी मदद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि करण खुद ही तुझे संभाल लेगा। यही सब सोचते हुए उसने आरती की ओर देखा और बोली, मैं भी चलती हूँ, मेरी मोम आज मुंबई से आ रही है, मुझे उन्हें लेने एयरपोर्ट जाना है, आप प्लीज मोहन अंकल को बता दीजिएगा। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी भी करण की गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। पर मीरा अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई, लेकिन आरती अभी भी वही खड़ी थी। इधर करण ने गाड़ी ड्राइव करते हुए मधु की ओर देखा तो वो अभी भी रो रही थी। करण उसका मूड ठीक करने के लिए बोला, घर पहुंचते ही मैं तुमसे ढेर सारे सवाल करने वाला हूं मधु, इसलिए खुद को जवाब देने के लिए तैयार कर लो। मधु ने तुरंत अपनी आंसू भरी नजरों से उसे देखा और बोली, आज मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं करण। करण ने तुरंत उसकी ओर देखा, पर इस बार मधु ने उसे देखकर अपनी नजरें नहीं झुकाई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी मधु आहिस्ता से बोली, सामने देखकर गाड़ी चलाइए, मुझे घर चलकर देख लीजिएगा। मधु की ये लाइन सुनकर करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सामने देखा और गाड़ी ड्राइव करते हुए मन ही मन बोला, लगता है आज मधु ने अपने प्यार का इकरार करने का फैसला कर लिया है। अब मुझे इसके लिए कुछ स्पेशल करना होगा, जिससे आज का दिन इसके लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाए। एक काम करता हूँ, जब मधु की मुंह दिखाई की रस्म चल रही होगी तब आरव से कहकर हमारा रूम रिडेकोरेट करवाता हूँ। जब रस्म के बाद ये कमरे में आएगी तब मैं भी इसे सरप्राइज दूंगा। उसने मधु की ओर देखा और उससे पूछा, मधु तुमने मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा? मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है करण, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ ने आपसे मेरा ख्याल रखने के लिए कहा होगा। मधु ने जवाब दिया। करण उसे हैरानी से देखने लगा। मधु मुस्कुराते हुए बोली, माँ मेरे सामने ये बात कहती तो मुझे पता चल जाता ना कि उन्हें मेरी कितनी फिक्र है, और वो ये नहीं चाहती कि मुझे कभी भी ये पता चले कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। बस इसलिए उन्होंने आपसे मेरे सामने बात नहीं की। तुम जानती हो मधु कि तुम्हारी माँ तुमसे नफरत नहीं बल्कि प्यार करती है? करण ने हैरानी से पूछा। तो मधु ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। करण आगे कुछ नहीं बोल पाया और मुस्कुराते हुए सामने देखकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। मधु भी बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर देखने लगी। करण मन ही मन बोला, मधु आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। आज मैं भी तुम्हारे माँ पापा की तरह खुद को खुशनसीब समझने लगा हूँ, ये सोचकर कि तुम मेरी पत्नी हो। और आज मैं ये भी समझ गया हूँ कि मम्मा को क्यों लगता है कि तुम मेरे हर रिश्तों को एक माला में बांध कर रखोगी। आज मुझे भी ये यकीन हो गया है कि तुम्हारे रहते खुराना मेंशन के टुकड़े कभी नहीं होंगे। दूसरी ओर खुराना मेंशन में ऋषभ अपने कमरे में सो रहा था और शांति परेशान सी उसके पास बैठी हुई थी।
तभी राधिका वहां आई। मॉम, आप अपने कमरे में जाकर आराम करिए, मैं ऋषभ के पास बैठती हूँ। शांति ऋषभ के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं राधिका, तू जाकर आराम कर, तुझे भी डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। और वैसे भी ऋषभ को नींद का इंजेक्शन दिया है, इसलिए ये 4-5 घंटे तक सोता रहेगा। डॉक्टर्स का कहना है कि ये जितना आराम करेगा उतना इसका दिमाग स्ट्रेस कम लेगा। राधिका आकर शांति के पास बैठी और बोली, मोम, मैं जानती हूँ कि आपको ऋषभ की बहुत फिक्र है, पर इस घर के बाकी लोग भी आपके जितना ही इसके लिए परेशान हैं। और रही बात मधु की, तो इन सब में उस बेचारी की तो कोई गलती ही नहीं है। हर लड़की अपनी शादी के लिए ढेर सारे सपने सजोकर रखती है, पर मधु की शादी जिस तरह हुई है उसके तो सारे सपने ही टूट गए होंगे। और ऐसे में अगर करण उसे पग फेरों के बाद लेने नहीं जाता तो उस बेचारी को दुनिया के ताने सुनने पड़ते। ये तो गलत है ना। तू अगर यहाँ करण और मधु की वकालत करने आई है तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मधु की वजह से मेरे बेटे के दिमाग पर जरा भी गलत असर पड़ा तो मैं उस लड़की को 1 मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी और धक्के मारकर उसे इस घर से बाहर फेंक दूंगी। शांति की ऐसी बातें सुनकर राधिका परेशान हो गई और आगे कुछ नहीं बोल पाई। दरवाजे के पास खड़ी शालिनी ने जब उनकी बातें सुनी तो वहीं से वापस लौट गई। राधिका शांति के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मोम, ऐसा कुछ मत करिएगा। आज मधु की मुंह दिखाई शांति से हो जाने दीजिए, उसके बाद हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मुंह दिखाए, और वो भी उस 2 टके की लड़की की। मधु की तो बहुत फिक्र है तुझे, पर अपने भाई की नहीं है। कभी सोचा है कि अगर मुंह दिखाई की रस्म के बीच ऋषभ जाग गया और उसने हमसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? तभी शांति ने गुस्से में पूछा। राधिका कोई जवाब नहीं दे पाई। शांति फिर से गुस्से में बोली, और मधु की फिक्र करने की बजाय अपने पति की फिक्र कर। जिस दिन तू जमाई बाबू के बारे में सोचना शुरू कर देगी उस दिन वो कोठे पर जाना छोड़ देंगे। शांति की कड़वी बातें सुनकर राधिका उठकर अपने कमरे में चली आई और बेड पर बैठकर रोने लगी। पर तभी रणबीर वहां आ गए। उन्होंने राधिका को रोते देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ राधिका, तुम रो क्यों रही हो? राधिका ने गुस्से में उनका हाथ झटक दिया। मुझे क्या हुआ है और मैं क्यों रो रही हूँ, इससे आपको क्या मतलब? ये सुनकर रणबीर ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर बोले, क्यों मतलब नहीं है हमें? पत्नी हो तुम हमारी। अगर मैं आपकी पत्नी हूँ तो फिर जोया कौन है? राधिका ने उसकी ओर देखकर पूछा। रणबीर ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी बांह छोड़कर जाने लगे। तभी राधिका रोते हुए बोली, आपने भी मुझे छोड़ दिया ना? उसके इतना कहते ही रणबीर के कदम रुक गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछकर बिना राधिका की ओर देखे वहां से चले गए। राधिका फिर से बेड पर बैठकर रोने लगी। इधर करण मधु के साथ घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम में बैठी शोभा और पूजा की नजर उन पर पड़ी। पूजा तुरंत बोली, मधु 1 मिनट, अभी अंदर मत आना, मैं बस अभी आई। मधु के कदम रुक गए। पूजा ने किचन की ओर जाते हुए शालिनी को आवाज लगाई, भाभी, करण मधु को लेकर घर आ गया है। उसकी आवाज शांति और शालिनी दोनों के ही कानों में पड़ी। शांति ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली, पर अलमारी में कपड़े रख रही शालिनी तुरंत अपने कमरे से बाहर आई। पूजा किचन से एक कटोरी में तेल लेकर बाहर आई और कटोरी शालिनी को देते हुए बोली, ये लीजिए भाभी। शालिनी ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की चौखट के दोनों ओर तेल डाला और मधु से बोली, आओ बेटा। मधु ने अंदर आते ही एक एक करके सबके पैर छुए। करण भी शालिनी से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा तो उसने उसे अनदेखा कर दिया और शोभा के पास आकर खड़ी हो गई। करण गुस्से में भन-भनाते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। तभी पाटिल कुछ तोहफे लेकर अंदर आया और उसने सारे गिफ्ट्स टेबल पर रख दिए। ये क्या है पाटिल? तभी पूजा ने पूछा तो मधु झेपते हुए बोली, चाची, ये गिफ्ट्स माँ ने आप सबके लिए भेजे हैं। फिर उसने एक बैग उठाकर शोभा को दिया। दादी माँ, ये साड़ी माँ ने आपके लिए भेजी है। शोभा ने मुस्कुराते हुए बैग लिया और मधु के गाल को छूकर बोली, अपनी माँ को फोन पर हमारी तरफ से थैंक यू कहना बेटा। मधु ने सिर हिला दिया और 2 बैग उठाकर शालिनी को देते हुए बोली, मम्मा, ये माँ ने आपके और डैडी जी के लिए भेजा है। शालिनी ने भी मुस्कुराते हुए बैग्स ले लिए। चाची, ये आपके और चाचू के लिए। मधु ने टेबल से 2 बैग उठाकर पूजा को दिए और फिर इधर उधर देखते हुए बोली, बड़ी मोम अपने कमरे में होगी ना?
मैं ये उन्हें देकर आती हूँ। इतना कहकर वो शांति के कमरे की ओर जाने लगी। शालिनी, पूजा और शोभा तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तभी शोभा बोली, रुकिए बेटा। उनकी आवाज सुनकर मधु के कदम रुक गए और उसने पलटकर उनकी ओर देखा। शोभा ने उसके पास आकर उसके हाथों से बैग्स लिए और बोली, ये पूजा शांति को दे आएगी, आप जाकर जल्दी से तैयार हो जाए, आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म जो है, और हम चाहते हैं कि आज आप बहुत सुंदर लगे, जाइए। जी दादी माँ। मधु ने टेबल से 2 बैग उठाए और बोली, मैं ऊपर ही जा रही हूँ तो ये एनी और आरव को दे देती हूँ। नहीं बेटा, आप सीधे अपने कमरे में जाइए, रस्म के लिए देर हो रही है। ये सब आप बाद में सबको दे दीजिएगा, जाइए, शोभा फिर से बोली। मधु ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और सारे बैग फिर से टेबल पर रखकर ऊपर चली गई। उसके जाते ही शोभा परेशान होकर सोफे पर बैठ गई। शालिनी शोभा के पास आकर बैठी और बोली, माँ, मुझे लगता है कि मुंह दिखाई की रस्म के बाद हमें मधु को ऋषभ की कंडीशन के बारे में बता देना चाहिए, ताकि हम उसे ऋषभ के सामने आने से रोक सके। हाँ माँ, हम मधु को सब कुछ बताकर कह देंगे कि वो कुछ दिनों तक ऋषभ के सामने न आए और ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही रहे। बहुत समझदार लड़की है वो, हमारी बात को जरूर समझेगी। तभी पूजा भी बोली। शोभा सोच में पड़ गई और फिर बोली, मधु की मुंह दिखाई की रस्म घर के लोगों के बीच ही हो रही है, तो जितनी जल्दी हो सके इस रस्म को पूरा कर लो और मधु के हाथों घर के सारे नौकरों को गिफ्ट्स दिलवा दो, ताकि ऋषभ कोई सवाल ना करे और शांति घर में अशांति ना फैला पाए। जी माँ, वैसे मैं सोच रही थी कि हम मधु की मुंह दिखाई की रस्म बाहर लॉन में कर लेते हैं, जिससे ऋषभ डिस्टर्ब नहीं होगा और रस्म भी अच्छे से हो जाएगी। शालिनी फिर से बोली तो पूजा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ माँ, बाहर अभी भी शादी के शामियाने लगे हुए हैं, तो ऋषभ को उसके कमरे की खिड़की से कुछ नजर भी नहीं आएगा और मैं अतुल और आरव से कह दूंगी, वो ऋषभ को संभाल लेंगे। शोभा कुछ पल सोचकर बोली, हम तो ये सोच रहे थे कि मधु की मुंह दिखाई में सबको बुलाकर बता देंगे कि करण की शादी रिद्धिमा से नहीं बल्कि मधु से हुई है, और लोगों से ये कह देंगे कि हमें शादी के दिन पता चला था कि करण मधु से प्यार करते हैं, इसलिए हमने उनकी शादी उनसे ही करवा दी। इससे हमारे और गायत्री जी दोनों के ही परिवार की इज्जत सरे बाजार उछलने से बच जाती। पर लगता है कि हमें कुछ दिन और ये बात लोगों से छिपानी पड़ेगी। ये सुनकर शालिनी भी परेशान हो गई। अब तो हम बस ये चाहते हैं कि इस घर में घर की लक्ष्मी का अपमान भी ना हो और ऋषभ के दिमाग पर कोई गलत असर भी ना हो और हमारे परिवार की बदनामी भी ना हो। आप दोनों मधु की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करिए। इतना कहकर शोभा उठकर अपने कमरे में चली गई। उनके जाते ही पूजा और शालिनी फिर से एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। इधर मधु जैसे ही कमरे में पहुंची तो उसने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा, पर करण उसे कमरे में कहीं नजर नहीं आया। पर तभी करण ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने करीब लाकर बोला, मुझे ढूंढ रही हो? हाँ, नहीं वो मैं बस ऐसे ही यहाँ वहाँ देख रही थी, मधु झिपते हुए बोली। करण उससे ऐसे देखने लगा जैसे उसे मधु की कही लाइन पर यकीन नहीं हुआ, तो मधु फिर से बोली, मेरा मतलब था कि मैं बस रूम देख रही थी। ठीक है, तो देखो रूम, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहकर करण ने उसे छोड़ दिया और उसे घूरते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही मधु ने अपनी हथेली अपने सिर पर मारी और गुस्से में बोली, मधु ये क्या किया तूने? फिर से उन्हें नाराज कर दिया। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? उन्होंने तो पल भर में ही तेरा झूठ पकड़ लिया। ऐसे तू उनसे अपने दिल की बात बोलने वाली है? वो मुंह बनाकर गुस्से में बेड पर बैठ गई और बोली, उनके सामने होते ही तेरी आवाज बंद हो जाती है मधु, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना आज तू उन्हें अपने दिल की बात तो बताने से रही। रूम की खिड़की के पास खड़ा करण उसे ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वो सीढ़ियों से नीचे आ ही रहा था कि तभी आरव से टकरा गया। आई एम सॉरी भाई, इतना कहकर आरव ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगा तो करण ने उसकी बाह पकड़ ली। 1 मिनट आरव। जी भाई। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ नीचे आते हुए बोला, आरव तुझे मेरा एक काम करना है। कौन सा काम? आरव ने तुरंत पूछा। तो करण ने इधर उधर देखा और उसके कान के पास आकर उसे सब कुछ समझाने लगा। आरव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो फट से बोला, ओ तो फाइनली आपने भाभी को आपका रोमांटिक साइड दिखाने का फैसला कर ही लिया। करण उसे घूरने लगा तो आरव उसके कंधे पर अपनी कोहनी रखकर बोला, डोंट वरी भाई, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, जब भाभी वो सब देखेगी ना तो बहुत खुश होगी और खुद ही अपने दिल की बात आपसे कह देगी।
करण हल्के से मुस्कुरा दिया। बोलना तो आज मधु को हर हाल में होगा आरव, पर प्लीज मधु और घर के लोगों को इस बारे में कुछ पता ना चले, प्लीज। समझ गया ब्रो, यू डोंट वरी। मैं आपका काम ऐसे करूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। थैंक्स, करण मुस्कुराते हुए बोला। आरव ने उसे हक किया और दौड़ते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही करण शालिनी के कमरे में आया। शालिनी बेड पर बैठी ज्वेलरी देख रही थी। करण उनके पास आया, पर शालिनी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। करण गुस्से में बोला, बड़ी मोम से माफी मांग ली थी मैंने मम्मा, फिर भी आप मुझसे नाराज हो। अब बताइए आपको मनाने के लिए क्या करूं? शालिनी कंगन देखते हुए बोली, जो मैं बोलूंगी वो तू कभी नहीं करेगा करण। करण ने उनके हाथ से कंगन लेकर बेड पर रखे और बोला, जो भी आप बोलोगी मैं वो सब करूंगा। बस ऋषभ के लिए और कुछ करने के लिए मत कहिएगा, क्योंकि आपकी खुशी के लिए मैं अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर जितना कर सकता था वो सब कर चुका हूँ। जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऋषभ की कोई याददाश्त नहीं गई है। ये सुनकर शालिनी गुस्से में भड़की। करण कल से ऋषभ को नींद के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो रेस्ट कर सके और उसके दिमाग पर जोर न पड़े। घर के सब लोग उसके लिए बहुत परेशान हैं। शांति भाभी ने कल से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है, ऊपर से सुबह तूने उनसे बहस की। समझाया था ना मैंने तुझे, ऐसा कुछ मत करना जिससे इस घर की शांति भंग हो, पर नहीं, तू भी ऋषभ की तरह कभी नहीं बदल सकता। मम्मा मैंने माफी मांग तो ली है ना बड़ी मोम से, और ऋषभ के लिए बेंगलुरु से डॉक्टर भी बुलाया है जो उसके इस पागलपन का अच्छे से इलाज करेंगे। करण के इतना कहते ही शालिनी फिर से उसे घूरने लगी। आई एम सॉरी, मेरा मतलब था कि वो ऋषभ का अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे और आपका लाडला ऋषभ जल्दी ठीक हो जाएगा। करण शालिनी की ओर देखकर बोला, पर शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से मधु के लिए ज्वेलरी देखने लगी। करण ने एक लंबी सांस ली और बोला, अच्छा बताइए क्या करना है मुझे? शालिनी कुछ नहीं बोली तो करण ने फिर से उनके हाथ से ज्वेलरी ली और बेड पर रखी। उसने शालिनी की हथेली अपने दोनों हाथों से थामी और बोला, आप जो कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्रॉमिस करता हूँ, ना ही कोई बहस करूंगा और ना ही कोई सवाल। पक्का? शालिनी ने पूछा तो करण उनकी हथेली चूमकर बोला, आप जानती है मम्मा कि मैं अपना किया कोई वादा कभी नहीं तोड़ता। शालिनी उसकी ओर देखकर बोली, जब तक ऋषभ ठीक नहीं हो जाता मैं नहीं चाहती कि मधु उसके सामने आए और वो मधु को लेकर हमसे सवाल करें। करण उन्हें हैरानी से देखने लगा तो शालिनी फिर से बोली, इसलिए तुझे मधु को खुद ये सब समझाना होगा और उससे कहना होगा कि वो इस घर में ऋषभ की नजरों से बचकर रहे। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं मधु से कह देता हूँ कि वो ऋषभ के सामने ना आए और अपने कमरे में ही रहे। करण इतना कहकर उठकर जाने लगा, पर शालिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उठकर खड़ी हुई और करण के सामने आकर बोली, मैं जानती हूँ करण कि मैं जो तुझसे कह रही हूँ वो गलत है और तुझे गलत काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और खास तौर से जब बात मधु की हो। पर मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा, हमारे परिवार के अलावा कोई नहीं जानता कि तेरी शादी रिद्धिमा से नहीं बल्कि मधु से हुई है। तेरी दादी ने तय कर लिया था कि मधु की मुंह दिखाए में सबको ये बात बता देंगे कि तेरी शादी मधु से हुई है और अब वो खुराना खानदान की बहू है। पर उसके पहले ही ऋषभ के साथ ये हादसा हो गया, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें कुछ दिनों के लिए तेरी शादी का सच छिपाना पड़ रहा है। प्लीज करण, अपनी दादी की परेशानी समझ। उनके लिए तू और ऋषभ दोनों ही बराबर है और उन्हें तुम दोनों के बारे में सोचने के साथ साथ इस खानदान को बदनामी से भी बचाना है। इसलिए बेटा, उनकी खातिर मेरी बात समझ। उन्होंने फैसला लिया है कि मधु की मुंह दिखाए अब सिर्फ घर वालों के बीच होगी। ये सुनकर करण परेशान हो गया। शालिनी ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ, पर करण ने उनका हाथ अपने गाल से हटाया और बोला, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ मम्मा, आप फिक्र मत करिए। अब मधु तभी अपने कमरे से बाहर आएगी जब आप चाहेगी। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही शालिनी की परेशानी और बढ़ गई। उसने बैग पर रखी ज्वेलरी उठाए और उसे देखकर बोली, करण और मधु की शादी तो हो गई, पर उनके रिश्ते को सम्मान तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम सबको ये नहीं बता देते कि वो दोनों अब पति पत्नी हैं। पता नहीं क्यों, पर आज मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। हे महादेव, इस घर में ऐसा कोई तूफान मत आने दीजिएगा जो इस घर की और मेरे बच्चों की खुशियों को तहस नहस कर दे। लेखिका, अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना
और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।